चलिए ये देखते हैं आज जो है हम सब देखने वाले 10th का सामाजिक विज्ञान चैप्टर नंबर 1 को देखने वाले हैं। और इसमें फ्रांस में राष्ट्रवाद हम सब पढ़ चुके हैं और इसमें जानेंगे इटली में राष्ट्रवाद का प्रसार किस प्रकार हुआ। चलिए देखिए इटली का एकीकरण किस प्रकार से की जाएगी इसके बारे में आज बात करेंगे। तो हम सब पिछले वीडियो में जान चुके हैं जो फ्रांस में राष्ट्रवाद कैसे उत्पन्न हुआ और राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। तो इसी चैप्टर में जानेंगे इटली के एकीकरण के बारे में बात करेंगे और इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ और इटली का एकीकरण में किन किन राष्ट्रवादियों का योगदान रहा और इटली के एकीकरण में कौन कौन सी बाधा उत्पन्न है जिसके चलते इटली का एकीकरण करना कठिन था। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं इटली का एकीकरण। एकीकरण का मतलब होता है इटली का एकीकरण का मतलब होता है सबको एक साथ कर देना। जैसे कि कोई भी जो फूल की माला होती है, फूल जो बिखरा हुआ रहता है उसको बिखरा हुआ को क्या कर देंगे, जब सबको चुन कर एक माला में गुथ देंगे तो ओकरे बोलते हैं एकीकरण। तो उस प्रकार से इटली जो है ना लगभग 7 प्रांतों में बटा हुआ था। इसको क्या करना है, एकीकरण करना है, एकजुट करना है। इसके बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इस वीडियो में क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे दिया है इटली का एकीकरण। तो इटली का एकीकरण कब हुआ था, तो अगर इटली में राष्ट्रवाद की भावना का जन्मदाता किसे माना जाता है, इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो देखिए इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो वो किसको माना जाता है बाबू, इसको नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। यानी कि पूरे यूरोप में ना राष्ट्रवाद को फैलाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो नेपोलियन बोनापार्ट थे। नेपोलियन बोनापार्ट जो है ना पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी भावना को उजागर किए थे। उसी प्रकार इटली में भी राष्ट्रवादी भावना का उजागर करने वाले व्यक्ति कौन है, तो वो नेपोलियन बोनापार्ट हैं। और इनको राष्ट्रवाद का इनको जनक भी बोला जाता है, यानी कि राष्ट्रवादी भावना का बढ़ावा देने का जनक भी इनको बोला जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट को। चलिए आगे चलते हैं बाबू। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट जो थे ना ये कहाँ के थे, ये तो फ्रांस के पर शासन किए थे और फ्रांस के राष्ट्र यानी कि फ्रांस को आज़ाद करना इनकी मुख्य भूमिका रही थी। देखिए उसके बाद देखिए इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसे माना जाता था, आपको मालूम नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। उससे पहले इटली की राजधानी कहाँ थी, तो 1815 ईस्वी में इटली की राजधानी रोम था, जो पूरे यूरोप का राजधानी हुआ करता था। पूरे यूरोपीय महादेश का राजधानी कहाँ हुआ करता था, रोम हुआ करता था। अभी भी वर्तमान समय इटली की राजधानी रोम है। चलिए देखिए उसमें देखिए अब इटली में ना इटली को जो एकीकरण करना है तो इटली जो लगभग ना 1815 ईस्वी में ना 1815 ईस्वी में इटली लगभग कितने भागों में बटा हुआ था, वो लगभग 7 भागों में बटा हुआ था। यानी कि आप लोग देखते हैं 1815 ईस्वी में जब लुई नेपोलियन बोनापार्ट की जब पराजय हो जाती है, उसको बंदी बना लिया जाता है, तब आप लोग देखते हैं कि जो इटली लगभग सात राज्यों में बटा हुआ था, बटा दिखता है। उसको क्या करना है, उस जो इस प्रकार आपको लिखा गया है। देखिए 1 नंबर में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ है। तो पहला क्या है ना, सार्डिनिया, पहला आपका राज्य इसमें क्या है, सार्डिनिया। उसके बाद लोम्बार्डिया, उसके बाद वेनेसिया, उसके बाद आपका मोडेना, उसके बाद ट्रांस्की, उसके बाद पोप के राज्य। यानी कि पोप का मतलब क्या होता है, पोप मतलब होता है जैसे पादरी जानते हैं ना, जो ईसाई धर्म के सबसे जो चर्च जानते हैं, चर्च का जो सबसे बड़े अति वहाँ पे जो पूजा वूजा कराते हैं उसको पादरी बोलते हैं, उसको ही पोप कहा जाता है। उसके बाद था छठा था सातवां था सिसिलियों का राज्य, यानी कि सिसिलियों का भी राज्य था। इस पर भी प्रभाव थे। अब आप देखते हैं इटली जो लगभग कितने भागों में बटा हुआ था, तो बाबू 7 भागों में बटा हुआ देखते हैं। यही 7 भाग को क्या करना है, इटली का एकीकरण कर देना है। अगर यही 7 भाग अगर एकीकृत हो गया तो एक संपूर्ण राष्ट्र का निर्माण होगा, उसका नाम क्या होगा, इटली। लेकिन इसमें से सबसे शक्तिशाली होता है, इसमें से अगर सबसे शक्तिशाली की बात बताएं तो सार्डिनिया है। चलिए आगे चलते हैं बाबू। देखिए इटली जो है ना 1815 ईस्वी में, देखिए आगे चलते हैं तो 1815 ईस्वी में इटली 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बटा हुआ था। 1815 ईस्वी में बाबू इटली में क्या देखते हैं, इटली जो लगभग 4 भौगोलिक दशाओं में बटा हुआ था इटली। उसमें से पहला देखिए इसमें क्या दिया है, उत्तरी इटली, जहां राजतंत्र का प्रभाव था। आप लोग देखते हैं जो 4 भागों में बटा हुआ था उसमें उत्तरी इटली देखते हैं कि उत्तरी इटली में कौन सा तंत्र था, तो वहाँ पे राजतंत्र का प्रभाव था। यानी कि वहाँ पे राजा ही राज करता था और लोग जो है वहाँ पे मतलब एक तरह से लोगों के ऊपर शोषण किया जा रहा था। देखिए दूसरा में है ऑस्ट्रिया प्रभावशाली के क्षेत्र और ऑस्ट्रिया का प्रभावशाली क्षेत्र। ऑस्ट्रिया जो था ना इटली के सबसे बड़ी बाधा के रूप में कौन था, ऑस्ट्रिया। और इटली पर ना शासन भी कौन कर रहा था, तो ऑस्ट्रिया कर रहा था। इटली जो है ना ऑस्ट्रिया देश के गुलाम था।
देखिए, तो ऑस्ट्रिया प्रभावशाली क्षेत्र, तो ऑस्ट्रिया का प्रभावशाली क्षेत्र था। इसके पोप के अधीन मध्य इटली, पोप की। तीसरा है देखिए, पोप के अधीन मध्य इटली, यानी कि इटली के जो बीच वाला भाग था वो किसके अधीन था? तो पोप के अधीन था। वहां पे पोप जो है ना, वो जो पादरी वर्ग जिसको बोलते हैं, वो शासन कर रहा था वहां पे। देखिए, उसके बाद दक्षिणी इटली में ना कहाँ था? नेपलस का प्रभाव था। दक्षिणी इटली में क्या था? नेपलस का प्रभाव था। नेपलस यहाँ पे शासन कर रहे थे दक्षिणी इटली में। तो आप लोग देखते हैं इसमें इटली में क्या होते हैं, लगभग चार जो है, चार क्षेत्रों में बटे होने के कारण इटली के एकीकरण करना बहुत मुश्किल काम था। आप लोग देखते हैं ये सभी क्षेत्रों में ना अलग अलग राजा क्या कर रहे हैं? शासन कर रहे थे, अलग अलग राजा शासन कर रहे थे। इसके वजह से इनको एकीकरण करना बहुत कठिन था। आगे चलते हैं बाबू, लेकिन देखते हैं कुछ आगे चलते हैं कुछ इटली में राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग आते हैं और इटली का एकीकरण संभव हो पाता है। चलिए देखिए, इसमें है इटली में राष्ट्रवादी भावना का विकास, यानी कि बाबू देखिए, इटली में राष्ट्रवादी भावना का विकास कहने का मतलब क्या है? इटली में ना राष्ट्रवाद की भावना का विकास हो रहा है। फ्रांस की तरह इटली में राष्ट्रवाद भावना का विकास हो रहा है, यानी कि लोग ना राजा से प्रेम नहीं करके देश से प्रेम कर रहे हैं, इसलिए राष्ट्रवाद ही बोला जाता है। तो देखिए, इटली में राष्ट्रवाद की भावना को प्रसार करने विकास करने वाले व्यक्ति कौन कौन थे? मेजनी, कांटकबूर और गैरिबाल्डी। ये तीन को व्यक्ति जो थे इटली में राष्ट्रवादी भावना का विकास करने में, चाहे इटली के एकीकरण करने में, ये तीनों व्यक्ति का बहुत योगदान रहा। कौन कौन? तो मेजनी, उसके बाद कांटकाबूर, गैरिबाल्डी, ये तीनों व्यक्ति जो इटली के एकीकरण करना चाहते थे। और उसके बाद थे एक विक्टर इमैनुअल आते हैं, वो भी थे। चलिए देखिए, इसमें देखिए मेजनी का जन्म कब हुआ था बाबू? तो मेजनी का जन्म हुआ था 1805 ईस्वी में। कब हुआ था? तो मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में। कहाँ हुआ था बाबू? तो जियोना नगर में, मतलब सार्डिनिया के जियोना नगर में इसका जन्म हुआ था। उसके बाद इसके पिताजी क्या थे? मेजनी के पिताजी क्या थे? तो वह चिकित्सक थे। क्या थे बाबू? चिकित्सक, यानी कि डॉक्टर थे, जिसे हिंदी में बोले, इंग्लिश में डॉक्टर बोलते हैं। चलिए बाबू देखिए, यहाँ पे गुप्त संगठन, मेजनी ने दो गुप्त संगठन, यानी कि राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा देने के लिए मेजनी ने दो भूमिगत गुप्त संगठन की स्थापना किया था। भूमिगत यानी कि जमीन के नीचे भूमिगत गुप्त संगठन की स्थापना किया था, और वह कहाँ किया था? तो इटली में किया था। चलिए बाबू देखिए, इसमें एक नंबर में है यंग इटली। यंग इटली में बाबू देखिए, तो यंग इटली का स्थापना कब हुआ था? 1831 ईस्वी में बाबू हुआ था। उसके बाद दूसरा है यंग यूरोप। तो यंग यूरोप की स्थापना कहाँ हुआ था बाबू? तो यंग यूरोप की स्थापना हुआ था आपका 1834 ईस्वी में। और ये क्वेश्चन पूछता है बाबू, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, यानी कि यंग इटली का स्थापना कब हुआ और कहाँ हुआ था? यंग इटली का स्थापना कहाँ हुआ था बाबू? तो यंग इटली का स्थापना 1831 ईस्वी में, और ये कहाँ होता था? मोरसेई में हुआ था। उसके बाद यंग यूरोप की स्थापना कहाँ हुआ था बाबू? तो ये वर्ण में हुआ था 1834 ईस्वी में, और ये दोनों मेजनी के द्वारा किया गया, स्थापित किया गया था। उसके बाद देखिए, कांटकाबूर का जन्म देखिए बाबू, तो कांटकाबूर का जन्म कब हुआ था? तो 1810 ईस्वी में कांटकाबूर का जन्म हुआ था। उसके बाद वह कहाँ का स्थान का रहने वाला कहाँ था? तो इटली के रहने वाला था। और वह जो है ना, उसके पिताजी का बारे में नहीं दे रखा है। उसके देखिए, सार्डिनिया के साथ मिलकर इटली का एकीकरण करना चाहता था। कौन? कांटकाबूर जो है ना, सार्डिनिया एक देश है, उसके साथ मिलकर क्या करना चाहता था? इटली का एकीकरण करना चाहता था, और वह सफल भी रहा 1848 ईस्वी तक। देखिए, उसके बाद गैरिबाल्डी का फिर से आ जाते हैं। गैरिबाल्डी का जन्म देख लेते हैं। तो गैरिबाल्डी का जन्म 1807 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ हुआ था? किस स्थान पर? तो नीस में हुआ था। उसके बाद देखिए, इसमें जो है ना, मेजनी और कांटकाबूर के समान राष्ट्रवादी था, यानी कि गैरिबाल्डी भी था, ये मेजनी और कांटकाबूर के समान ही क्या था? गैरिबाल्डी भी एक राष्ट्रवादी विचारधारा को प्रेरित करता था। देखिए, जब वो कब से कब तक है? तो 1807 से लेकर 1882 ईस्वी तक उसका शासनकाल रहा। उसके बाद देखते हैं बाबू, इटली के एकीकरण के बाधा, यानी कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कौन कौन से देश थे? तो इटली के एकीकरण के सबसे बड़ी बाधा देश की बात किया जाए तो वो थे ऑस्ट्रिया और फ्रांस। दो गो देश थे इटली के एकीकरण के सबसे बड़ी बाधा के रूप में इनको जाना जाता है। चलिए बाबू, अब आगे देखते हैं इटली के एकीकरण के प्रमुख बाधा, यानी कि इटली के एकीकरण में ना क्या क्या से बाधा उत्पन्न। बाधा का मतलब क्या है? अवरोध, रुक जाना, रुकावट क्या आ रहा है। मान लेते हैं आप रास्ते में जा रहे हैं, बड़ा सा पत्थर आ जाता है आपके रास्ते में, तो आप क्या कर देते हैं? उस बाधा को पार करने के लिए उस पत्थर को हटाते हैं और तब फिर से जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे इटली के एकीकरण करना है, यानी कि इटली जो 7 बड़े राज्यों में जो बटा हुआ है उस सबको क्या कर देना है? एकीकृत कर देना है। और एकीकृत करने में देखिए कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न हो रहा है, जो यहाँ पे लिख रखे हैं, उसके जानेंगे अभी 1 नंबर को पहले। चलिए देखिए,
इटली के एकीकरण के प्रमुख बाधा, तो इटली के एकीकरण के प्रमुख बाधा में देखिएगा बाबू, तो इटली के भौगोलिक स्थिति एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा था। यानी कि पहले इसमें क्या थी, इटली के जो भौगोलिक स्थिति थी ना, इटली की एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा था। कहा कि इटली जो है ना चारों तरफ से किसी न किसी देश को गुलाम था, इसलिए ना वहाँ पे अलग अलग राजवंश शासन करते थे, इसके वजह से इटली का एकीकरण करना संभव नहीं था। तो पहला क्या है, तो इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा क्या था, तो इटली की भौगोलिक स्थिति इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा था, पहला। चलिए बाबू दूसरा को देखते हैं। दूसरा में देखिए इटली के विभिन्न वर्ग, इटली में विभिन्न वर्ग तथा प्रजातियों का विभक्त था। इटली में ना विभिन्न वर्ग के लोग तथा प्रजातियों में विभक्त थे, यानी कि उनमें एकता, राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, वह अलग अलग थे। यानी कि कह सकते हैं क्या, वहाँ पे जो इटली में जो थे अलग अलग वर्ग के लोग रहते थे, अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, अलग अलग प्रजाति के लोग रहते थे, लेकिन उनके बीच कोई एकता नहीं थी। इसके वजह से भी क्या करना, इटली का एकीकरण करना कठिन था। उसके बाद तीसरा बाबू देखते हैं। तीसरा में देखिए क्या दिखा, तीसरा में आपको देखते हैं, तो तीसरा मध्य इटली पोप के अधीन था। और मध्य इटली में किसका प्रभाव था, तो पोप, वहाँ पे यानी कि पादरियों वर्ग का वहाँ पे प्रभाव था। चलिए उसके बाद यह भी एक बहुत बड़ी बाधा थी। उसके बाद दक्षिणी इटली में देखिए, दक्षिणी इटली में सिसिलियों का प्रभाव था। यानी कि अब बाबू देखते हैं दक्षिणी इटली में कौन था, सिसिलियो एक वर्ग के लोग होते हैं, उसका दक्षिणी इटली में प्रभाव देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं, यह भी एक क्या था, बाधा था। उसके बाद पांचवा नंबर देखते हैं बाबू। पांचवा नंबर देखिए इटली के एकीकरण देखिए बाबू, इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया और फ्रांस बाधा था। और आपको बाबू पहले ही बता चुके हैं कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा के रूप में कौन था, तो ऑस्ट्रिया और फ्रांस सबसे बड़ी बाधा था। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, कार्बोनरी संस्था क्या था। तो कार्बोनरी संस्था क्या था बाबू, कार्बोनरी संस्था की स्थापना 1810 ईस्वी में मेजनी के द्वारा किया गया था। और यह इसका उद्देश्य क्या था, राजतंत्र को समाप्त करना था और लोकतंत्र की स्थापना करना था। तो क्वेश्चन बाबू पूछता है जे मेजनी द्वारा, यानी कि फ्रांस में गुप्त संगठन, यानी कि मुख्य भूमिगत गुप्त संगठन, राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा कौन से संगठन दिए जा रहा था, तो कौन से संगठन था, कार्बोनरी संगठन था, जिससे लोगों को क्या, राष्ट्रवादी भावना को बारे में बताया जा रहा था और लोग उससे क्या हो रहे थे, प्रेरित हो रहे थे। और कार्बोनरी नामक संस्था में युवाओं और छोटे युवाओं तथा छात्र ने इसका समर्थन किया और राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए इस प्रकार से इटली का एकीकरण की ओर हम सब अग्रसर हुए और इटली के एकीकरण के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर आपका ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल द वैशाली बुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अन्यथा आपको कोई त्रुटि लगे तो मेरे चैनल कमेंट के माध्यम से आप मैसेज भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप इसको स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम थोड़ा सा हट जाते हैं, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप अगर इटली का एकीकरण का चैप्टर 2 वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे कमेंट के माध्यम से आप लोग कमेंट कर सकते हैं और हमको बता सकते हैं। हम चैप्टर 2 लेकर जल्द ही आएंगे आप लोगों के बीच।